हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप लोग को कुछ भी मेल करना होगा तो मेल करिएगा या कमेंट करिएगा इस मेल आईडी पर। 2-3 लोगों का मेल आया था। उनका ये कहना था कि साहब जो आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता है। आई डू एग्री अप टू एन एक्सटेंट। और लोगों का था कि सर थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जा रहा है और वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन को कम कर दिया जाए। तो इस चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया है कि एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा डाउन किए हैं। बाकी आपको देखिए इस एमसीक्यू सीरीज़ में इम्प्लीमेंट किया है। पहले इंटेंशन ये था कि एक क्वेश्चन ले और उसके थ्रू मैक्सिमम एरिया को कवर कर ले, उससे जितने इंटरकनेक्टेड एरिया हैं। तो कोशिश वही है। इस एमसीक्यू में बहुत ही शानदार कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और वो प्रश्न डायरेक्ट आपसे टकरा सकते हैं एग्जाम्स में। जो पहले वाला देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन डायरेक्टली टकरा जाएंगे, पर वो टॉपिक जरूर टकराएंगे, मेरा ये कोशिश है। और इसीलिए थोड़ा हम डिटेल में बता रहे थे, पर ठीक है, जो आप लोग का डिमांड है उसको हम लोगों ने पूरा किया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि इसका आंसर उर्मिला दास होगा कि उषा रानी की सरला देवी की, नन और मोर देन क्वेश्चन है कि विच रिवॉल्यूशनरी लेडी फ्रॉम द बिहार से, जब भगत सिंह को फांसी होती है तो किस लेडी का ये स्टेटमेंट है। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी खूब पूछता है। और मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि ये जो मेरा सोर्स है ये है जो बिहार के कोई बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनके जर्नल जो इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट हुआ है वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आप जो किताब पढ़ते हैं बर्नवाल जो भी है, क्राउन ट्राउन, उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए बीपीएससी कोई प्रोफेसर ही क्वेश्चन सेट करता है और यहीं से उन लोग उठाते हैं। देखिए होता क्या है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है। उसके विरोध में 30 मार्च को पटना में भयंकर बंद किया जाता है, भयंकर स्ट्राइक होता है। और दूसरा जो सेंटर रहा है स्ट्राइक का वो है आरा बाबू वीर कुंवर सिंह वाला धरती। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के एक सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है बाबू रामायण प्रसाद सिंह। बाबू रामायण प्रसाद सिंह की जो पत्नी हैं उनका नाम है कुसुम कुमारी देवी। ये बहुत ही ज़बरदस्त भाषण देती हैं और बोलती हैं। उनका ये स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ, इसको आप मेंस में भी अपना कोट कर सकते हैं। जब भी विमेन का कंट्रीब्यूशन आएगा तो डोंट फॉरगेट टू कोट कुसुम कुमारी देवी। यूजुअली हम लोग सरला देवी करते हैं हजारीबाग वाले एपिसोड के कारण, पर कुसुम कुमारी देवी वगैरह अनसंग हीरोज हैं, तो इनको आप कोट करिएगा तो इट विल मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वन एंड इट विल गिव यू द ब्राउनी पॉइंट, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कुसुम कुमारी देवी, ये उनका स्टेटमेंट है एंड दिस इज द सोर्स फ्रॉम वेयर आई हैव कोटेड दिस, राइट। ये बाबू रामायण प्रसाद की जो सेक्रेटरी है शाहाबाद वाला रीजन। बट व्हाट इज द शाहाबाद रीजन? जो भी सोन नदी है, सोन नदी का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो शाहाबाद रीजन है। डिटेल में पढ़ना है तो ज्योग्राफी वाला वीडियो देख लीजिए, उसको हमने खूब अच्छे से बताया है। उसको शाहाबाद रीजन बोलते हैं। उसी शाहाबाद रीजन में आपको थोड़ा सा औरंगाबाद आ जाएगा, रोहतास आ जाएगा, कैमूर आ जाएगा, ये सब शाहाबाद वाला रीजन है। Who has written the famous novel पंगु? अभी करंट का क्वेश्चन है। देखिए जो पंगु है ये साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। और साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री है। पहला अवार्ड ऑफ द कंट्री कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साहित्य एकेडमी अवार्ड कब से मिलता है? 1954 से मिलता है। साहित्य एकेडमी अवार्ड यूजुअली 24 लैंग्वेज में मिलता है, मैक्सिमम किताब 22 लैंग्वेज देगा वो 8th शेड्यूल वाला। पर याद रखिए एक भाषा राजस्थानी है, दूसरा भाषा इंग्लिश है, इसको भी काउंट किया जाता है। 22 शेड्यूल लैंग्वेज +2 टोटल 24 होता है। 1954 से स्टार्ट हुआ है। और जो पंगु वाला आपको जरूर याद रखना होगा, 8th शेड्यूल जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आता है। 4 भाषा को जोड़ा जाता है, बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, ठीक है। याद रखिएगा कि भोजपुरी नहीं है, मैथिली है। और जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु नोवेल के लिए इनको साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2021 दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ और बड़े नाम हैं। एक बड़ा नाम है दया प्रकाश सिन्हा का। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा में मिला है और इनकी जो नाटक है उसका नाम है सम्राट अशोक। नमिता गोखले भी एक बहुत बड़ा नाम है। नमिता गोखले को इंग्लिश में मिला हुआ है साहित्य एकेडमी पुरस्कार और इनकी जो किताब है, रचना है, उसका नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव
ये इनकी किताब है। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है और हमको आपको लगता है कि पता नहीं कौन किताब पूछ दिया, क्या पढ़ना है। यही सब किताब पढ़िए। जगदीश प्रसाद मंडल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथिली भाषा में है और मैथिली बिहार का भाषा है जो 8th शेड्यूल में है। What is these two names? Damodar Mojo and Nilmani Fukan Jr. I just now told you that the highest literary award is the ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उसमें अगर आप देखेंगे कि 2020 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है कौन सा एडिशन है, वो 56वां एडिशन है। 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 57वां एडिशन है। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को मिला है, जो ऊपर नाम है। ये कोंकणी सिनेमा और कोंकणी लिटरेचर के महारथी हैं। और जो 56वां अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है। ये असम के लिटरेचर के महारथी आदमी हैं। सो दामोदर मौजो और नीलमणि फुकन जूनियर आर द नेम्स हु हैव गॉट द ज्ञानपीठ पुरस्कार फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। दिस विल सफाइस। रिड्यूस कर रहे हैं इस बार एक्सप्लेनेशन, नहीं तो ये पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार बताते इसमें वक्त लग जाता है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन बिहार वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द बंगाल इन 1912। याद रखिए कि अपना बिहार दिवस कब है, 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस है। अभी जो बिहार दिवस मना है 22 मार्च 2022 को मना है वो 110वां बिहार दिवस है जो अभी गया। और इसके पहले वाला 2021 वाला 109th बिहार दिवस है। दोनों का थीम क्या है, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली दोनों का थीम है। अब प्रश्न पूछता है कि कौन था गवर्नर जनरल। तो देखिए पहला जो है ये सब यार बताया हुआ है 1877, 1903। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लो भाई, सब किया हुआ है। ठीक है। 3 दिल्ली दरबार होता है 1877 लिट्टन, 3 कर्जन, 11 हार्डिंग। कब तक हार्डिंग रहता है, 1516 के आसपास तक रहता है हार्डिंग। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट रिलेटेड टू द नियोलिथिक पीरियड। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। मैं गला फाड़ फाड़ के आपको चिरांद के बारे में बहुत डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री में बताया हूँ। डू हैव अ लुक ऑन दोज वीडियोज एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, आफ्टर 67th BPSC आई विल पोस्ट द स्क्रीनशॉट एंड विल फाइंड दोज क्वेश्चंस फ्रॉम दोज वीडियोज। देखो बुरजाहम और गुफ्र कराल कश्मीर के पास है, नियोलिथिक साइट है। मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। और कुछ साइट है नियोलिथिक के, वो है उतनूर, पय्यमपल्ली। उतनूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश। पय्यमपल्ली कहाँ है, तमिलनाडु। दिस ऑल आर द नियोलिथिक साइट्स। बुरजाहम और गुफ्र कराल में यहाँ से पॉटरी मिलता है। पॉटरी मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि पॉटरी है तो वो अन्न को रखते होंगे और खाना को रखते होंगे, तो इट मीन्स दे हैव स्टार्टेड द agriculture. So let's be very clear that the people during the Neolithic period were knowing the art of the agriculture. It was not during the Harappan civilization. Before Harappan civilization we were knowing the art of cultivation, right? So ये सारे साइट हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। इन दोनों साइट्स को आप ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूछ रहा है, देखो इसको मैं आपको, ये जो टुम्ब है ये बिहार का टुम्ब है और ये कहाँ पर है, कैमूर में है माय डियर फ्रेंड्स। कैमूर का हेडक्वार्टर कहाँ है, भभुआ। अब देखिए हुआ क्या है कि इट साइट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, करेक्ट स्टेटमेंट है। हिज टुम्ब इज देयर एट द कैमूर, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए शेर शाह सूरी का क्षेत्र कहाँ है, सासाराम। उनका टुम्ब कहाँ है, सासाराम में। शेर शाह सूरी की जो बेटी है उसका शादी होता है फतेह खान से। ये फतेह खान किसका बेटा है, फतेह खान बख्तियार खान का बेटा है। मतलब बख्तियार खान और शेर शाह सूरी एक दूसरे के क्या हो गए, समधी हो गए। ऑप्शन में अगर पूछेगा कि द बख्तियार खान का टुम्ब कहाँ है, तो हम लोगों को ट्रिगर क्या करेगा, ऑप्शन में सासाराम दे देगा, रोहतास दे देगा। तो हम लोग को ट्रिगर करेगा सासाराम, रोहतास। पर रोहतास में ये टुम्ब नहीं है, उसका पड़ोसी वाला जो जिला है कैमूर, वहाँ पे टुम्ब है। देयरफॉर आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन दिस क्वेश्चन फॉर यू कि ये कैमूर जिला में है, रोहतास में नहीं है। क्योंकि अगर किसी को पता है कि बख्तियार खान उसका समधी है तो हो सकता है कि वो सासाराम का है तो सोचेगा सासाराम ही मार देते हैं, तो नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर, इट्स इन कैमूर जिला। बहुत ही सुंदर है यार। इन सब चीज़ों को अगर आपसे मेंस में पूछता है कि विच इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर
अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि आप कौन सा एरिया में आप डेवलप कर सकते हैं, तो बिहार इज हैविंग अ ह्यूज एंड ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू बी अ टूरिस्ट एपिसेंटर। टूरिज्म का एपिसेंटर बन सकता है प्रोवाइडेड वी डेवलप दिस साइट्स। इन साइट्स को अगर हम लोग अच्छे से डेवलप करें, यार इतने अच्छे अच्छे, अगर आप वाटरफॉल्स देखेंगे, आप चल जाइए काकोलत देख लीजिए, नवादा में चल जाइए, जो भी साउदर्न बिहार है, देर आर सो मेनी एवेन्यूज विच कैन बी डेवलप्ड इनटू ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड दिस कैन गिव अस अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। सो दिस इज वन एरिया जो आप इंटरव्यू में लिख सकते हैं कि इस बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर पे तो काम हो ही रहा है, पर इन सब चीज़ में आप देखिए तो एक तरह से ब्लू कॉलर जॉब है। अगर आप टूरिस्ट साइट को डेवलप करेंगे, बहुत विदेशी लोग आएगा, केवल सब बोध गया जाके वापस चला जाता है, नालंदा वापस, ये सब आप डेवलप करिए तो यहाँ पर गाइड की जरूरत पड़ेगी, बहुत तरह का आप डेवलप कर सकते हैं ना। लास्ट नेटिव, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लास्ट नेटिव किंग ऑफ द कश्मीर हुज टॉम्ब इज देयर इन बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट, किसका है? सुल्तान यूसुफ शाह चक का है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद रखिएगा कि इनको खदेड़ता कौन है? अकबर खदेड़ता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। लास्ट नेटिव सुल्तान ऑफ कश्मीर हैं और इनकी जो मौत होती है वो बिहार के नालंदा जिला में राजगीर के पास होती है, 1580 में मौत होती है, ठीक है। अकबर इनको खदेड़ता है सुल्तान यूसुफ शाह चक को, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस आर ब्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट ओनली, fundamental rights are negative obligation of the state, untouchability is not defined in the constitution, prohibition of untouchability is absolute fundamental right. Now let us deal, basically वो untouchability से है। untouchability का कौन आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 17 है। देखिए, untouchability is not defined in the constitution. What we, हमारा क्या डिफिनेशन है कि अ पर्सन को हम अनटचेबल तब करते हैं बिकॉज वी डिस्क्रिमिनेट द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ इन अ पर्टिकुलर कास्ट, राइट। दिस इज व्हाट द डिफिनेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी इज, बट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन व्हाट अनटचेबिलिटी इज, नहीं डिफाइन करता है। वो सिविल लिबर्टी, वो एक एक्ट है, सिविल अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, शायद वो डिफाइन करता है कि अनटचेबिलिटी क्या है। ये हमारा और आपका नोशंस है जो बोलता है कि अनटचेबिलिटी ये है, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डज नॉट डिफाइन व्हाट अनटचेबिलिटी इज। इज अनटचेबिलिटी ओनली अगेंस्ट द स्टेट? नो, अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो। अगर मैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हूं तो दिस फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो। So the question is, fundamental rights are against the state only? No, it is against the individual also. Which article number 17 against the individual है? अगर आप करते हैं untouchability तो आपके खिलाफ है। Prohibition of untouchability is absolute fundamental right? बिल्कुल, there is no reasonable restriction on this and this is very important. It is an absolute fundamental right. इस पर कोई भी reasonable restrictions नहीं है, ठीक है। तो इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 17। अनटचबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, सही स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट ओनली, गलत स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, वेरी ट्रू स्टेटमेंट है। डीपीएसपी आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। चूज कर लीजिए आंसर। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 से डील करता है। देखिए, आर्टिकल 14 किस चीज से डील करता है? अगर आप आर्टिकल 14 देखेंगे तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ लॉ। Article 14 also talks about the equal protection of the law. What is the difference between the two? Equality before the law is a negative concept. Equal protection of the law is a positive concept. Equal protection of the law has its genesis in the US Constitution. Equality before the law has its genesis in the British Constitution. Now the point is, what is this? Equality is a negative concept means, equality negative concept का मतलब होता है कि कहता है कि आप दो आदमी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जो टोन है नहीं, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहता है कि आप क्या कर सकते हैं अगर मानते हैं। व्हाट इज दिस इक्वलिटी बिफोर द लॉ? अगर ये लाइन है, यहां पर पहुंचना है, ये रोहित है और ये मानते हैं निखिल है, ठीक है, ए और बी, हम लोग दोनों यहीं से स्टार्ट करेंगे यहां पर पहुंचने के लिए। दिस इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। सेम डिस्टेंस मतलब इक्वलिटी एमंग द इक्वल्स, मतलब लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक। हम भी लाइक हैं, ये भी लाइक है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। दिस इज कॉल्ड द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब मैं आपको एक केस देता हूं। आप ट्रैक पर स्कूल में दौड़े होंगे, ये ट्रैक है दोस्त। अब मैं यहां पर एक आदमी ए को खड़ा करता हूं, बी को खड़ा करता हूं और सी को खड़ा करता हूं। अब मैं बोलता हूं कि दिस इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। दिस इज रॉन्ग।
हमको ए को यहाँ रखना होगा तो बी को यहाँ रखना होगा तो सी को यहाँ रखना होगा। आप अगर स्कूल में देखेंगे तो ट्रैक सिस्टम ऐसे ही बनता है, क्योंकि अगर तीनों को आप सेम कंडीशंस में रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस आदमी सी वाला को तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, बी वाला को कम करना पड़ेगा, ए को तो सबसे कम करना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट लाइक शैल बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक शैल बी ट्रीटेड अनलाइक, अनलाइक शैल नॉट बी ट्रीटेड लाइक। तो कहने का मतलब है हम लोग इसी को जो आप कहते हैं इसको आप सी को आगे करते हैं। क्यों इसको आप आगे कर रहे हैं? बिकॉज ही इज इन अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन। इसको ज़्यादा तो इसको हम आगे कर देते हैं, और यही जो है कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब यू आर प्रोवाइडिंग द हेल्पिंग हैंड, यू आर डूइंग द एफर्मेटिव एक्शन, इसको आप आगे करने की कह रहे हैं। तो ठीक है, तो इक्वलिटी मतलब होता है कि आप जब कंडीशन इक्वल है, परिस्थितियां इक्वल है, तब आप लगा सकते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं हमने उनको पढ़ने नहीं दिया, ठीक है, अब हम बोलते हैं कि नहीं, जितना जनरल का अगर लड़का है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कोई और कास्ट का है, वो आप 100 नंबर ला रहे हो तो आप बोल रहे हो कि शेड्यूल्ड कास्ट भी 100 नंबर लाए। क्यों लाए? हमने उसको वर्षों तक प्रताड़ित किया। वी हैव नॉट गिवन हिम द एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्टडीज, तो उसका हम परिमार्जन कर रहे हैं। एंड दिस कंसेप्ट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर सेम कंडीशंस होगा, जैसे जनरल का कैंडिडेट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कोई और कास्ट है, तो दे आर ट्रीटेड अलाइक। क्यों? बिकॉज आपको भी पढ़ने का मौका मिला, इनको भी पढ़ने का मौका मिला। सो इट इज नॉट अ मैथमेटिकल इक्वलिटी। आर्टिकल 14 इज नॉट अ मैथमेटिकल इक्वलिटी की ए बराबर बी है। इट टॉक्स अबाउट अफर्मेटिव एक्शन टू हेल्प द मार्जिनलाइज्ड पीपल। सो इट इज नॉट अ मैथमेटिकल इक्वलिटी। ये हम हिंदू के एक स्टेटमेंट से उठाए थे। इक्वलिटी बिफोर विच कौन सा है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन एमंग द इक्वल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब ये क्या कर रहा है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात कर रहा है। एफर्मेटिव एक्शन टू इक्वलाइज द अनइक्वल्स, वेरी ट्रू। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का डिफिनेशन है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मार लेना यार, इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन बहुत सुंदर है। फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द कोविशील्ड जो है एस है, यहां से याद रखिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कोविशील्ड किसके साथ मिलकर बनाया है? एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया है। एस्ट्राजेनेका कहाँ की कंपनी है? लंदन की कंपनी है। दूसरा जो है वो है, एक तो है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सिन। जो कोवैक्सिन है वो भारत बायोटेक का कंपनी है। सीरम का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? पुणे में है। दूसरा है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। ये ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन कौन लगा है? कोविशील्ड लगा है। तो पहला कंट्री जो है वो है करेक्ट आंसर भूटान। देखिए, भूटान और मालदीव्स को एक ही दिन दिया गया है, पर भूटान को सुबह में दे दिया गया है, कलेजा है हम लोग का दिल का, और मालदीव्स को दोपहर में दिया गया है। तो पहला कंट्री हो जाएगा भूटान। आप चेक कर लीजिएगा। लीकेज ऑफ LPG गैस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम, इसमें बहुत लोग जो हैं इसका आंसर ई मारेंगे, और अगर आप ऐसा मार रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन है CH3CH2SH जो है इथाइल मार्कैप्टन का फॉर्मूला है। ठीक है, इथाइल मार्कैप्टन का फॉर्मूला है, और इसी इथाइल मार्कैप्टन को इथेनेथियोल भी बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि हम लोग ई है ना अपने साथ, तो हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, pH ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 7.4। क्यों? जो pH हम लोग का बेसिकली होता है वो 7.35 से लेके 7.45 होता है। अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 7.4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर दिल्ली आ जाएगा। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज एट मणिपुर। जो याद रखिए कि दिल्ली में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मणिपुर में है। इसके वाइस चांसलर RC मिश्रा हैं। अभी वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द कोविड-19 वैक्सीन मेड बाई द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। अब देखिए, ये अभी हमने आपको बताया ये कौन सी वैक्सीन बनाए हैं? कोविशील्ड बताए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमने दिया है इंडिया, बहुत आदमी टिक कर देगा इंडिया, गलत हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए, ये टाइअप कोविशील्ड किसके साथ किया था? कोविशील्ड टाइअप ही किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ। ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की कंपनी है, और वहाँ पे इसको पहले स्वीकृति मिल जाती है। भारत से पहले स्वीकृति इंग्लैंड को मिलती है। सो BPSC कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक वर्ड वाला क्वेश्चन है ना। इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर लेह में है। ऑप्शन से भी आप देख सकते थे। 3500 मीटर एबव द सी लेवल है। द करेक्ट आंसर इज ए, लेह।
बुक वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय, करेक्ट आंसर इज एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ की किताब पूछता है, एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरी बात, इनकी जो एक और बहुत शानदार किताब है जो पूछा जा सकता है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ही इज फादर ऑफ जो आप जीडीपी का जो हम लोग कंसेप्ट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये एडम स्मिथ का ही दिया हुआ है। और हम लोग एक टर्म यूज करते हैं लैसिस फेयर, दैट इज व्हाट दिस लैसिस फेयर इज, इट इज ऑल अबाउट द मार्केट इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द डिमांड एंड द सप्लाई चेन। अगर डिमांड ये है, सप्लाई ये है, तो लेट द मार्केट डिसाइड व्हाट विल बी द प्राइस, लेट द मार्केट। ये इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस इनविजिबल हैंड? ये जो मार्केट इकोनॉमी होता है इसी को आप इनविजिबल हैंड कहते हैं, इसी को आप लेसिस फेयर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग इनटू दिस, लेट द मार्केट डिसाइड इट्स ओन वैल्यू एंड लेट द मार्केट रूल, ठीक है। और गवर्नमेंट शैल हैव नो बिजनेस इन द बिजनेस, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट का कोई बिजनेस में काम ही नहीं है। गवर्नमेंट शैल मेयर एक्ट एज अ रेगुलेटर, बेटर वर्ड विल बी द गवर्नमेंट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। गवर्नमेंट, तो ये एडम स्मिथ का है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ये किताब भी याद रखिएगा, और ये किताब तो हमने बता ही दिया, वेल्थ ऑफ नेशन, फेमस बुक है। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट अर्थन डैम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका आप उत्तर देखें तो इसका है बांसुरी सागर। कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखिए अर्थन डैम का मतलब है कि आप अर्थ को फ्लैट करते हैं और ऊंचा करके आप डैम बना लेते हो, है ना। यू जस्ट फ्लैटन द अर्थ और उसी को एम्बैंकमेंट बना के, दैट इज कॉल्ड एज द अर्थन डैम। तो देखिए सबसे ऊंचा डैम कौन है? टेहरी डैम है। कहाँ पे है टेहरी डैम? सबसे हाईएस्ट डैम है, उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? भागीरथी पर। देखो यार इसमें हम और डिटेल में जा सकते हैं पर थोड़ा रिड्यूस करें एक्सप्लेनेशन को। भागीरथी पर नदी पर है, हाईएस्ट डैम है ये, हाईएस्ट डैम। जैसे हीराकुद डैम कहाँ है? ओडिशा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुद डैम की क्या खासियत है? ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। बांसुरी सागर, इट इज द लार्जेस्ट अर्थन डैम है। कालानाई डैम कहाँ है? कालानाई अगर डैम आप देखेंगे, यार सॉरी, कालानाई डैम तमिलनाडु में है। ये तो आपको वायनाड में है, राहुल गांधी का कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, ठीक है। तो वायनाड में है, केरल में है। कालानाई जो है ना, ये हमारा ओल्डेस्ट डैम ऑफ कंट्री है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता दिए, ओल्डेस्ट डैम ऑफ द कंट्री है। अब एक चीज़ और मुझे आपको बताना है कि पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है। मतलब एक डैम पर आप उसमें बिजली भी कर रहे हैं, इरिगेशन भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट जो भारत का है, द फर्स्ट मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट जो है वो है दामोदर वैली कारपोरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। और ये कब बनता है? ये डीवीसी एक्ट के तहत बनता है और भारत का पहला मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट है। दिस दामोदर वैली कारपोरेशन, ये हम लोग किससे कॉपी किए हैं? एक 1933 में अमेरिका में एक परियोजना बनी, उसका नाम है टेनेसी नदी पर बनी, टेनेसी रिवर परियोजना। उसी को हम लोग कॉपी करके, ये पंडित नेहरू की परिकल्पना थी। आप कितना भी गाली दे लीजिए पंडित नेहरू को, पर उनकी परिकल्पना को तो आपको दाद देना ही पड़ेगा। तो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट जो है, उससे पंडित नेहरू ने इसको कॉपी किया। और याद रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट नदी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका जो है, वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। मिसौरी नदी है, इस पर हम लोग एक वीडियो पूरा लेकर आएंगे। मिसौरी नदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो हैं ओहायो, दूसरी बात है टेनेसी, ठीक है। इस तरह की नदियाँ उसकी ट्रिब्यूटरी, इस पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है टेनेसी, मिसौरी की ट्रिब्यूटरी है टेनेसी, और इसी पर 1933 में बहु मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट बनता है जिसको हम लोग कॉपी करते हैं। दामोदर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पहला मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट। डीवीसी बिहार से अपना रिलेटेड है क्योंकि उसमें झारखंड तो अपना पार्ट ही था। विच आर्टिकल डील्स विद द एजुकेशन फॉर ऑल? अगर आप ये आंसर नहीं देंगे मुझे तो बहुत पीड़ा होगा, रट रट के हम बताए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, आर्टिकल 21A है मेरे दोस्त, ठीक है। आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 21A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट?
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से उठा के इसको फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बना दिया है। किस साल के बच्चों तक? 6 से 14 साल के बच्चों तक। और यही जो है इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, सर्व शिक्षा अभियान। यही है एजुकेशन फॉर ऑल, आर्टिकल 21A को मतलब उसको पूरा करने के लिए। बिहार का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क इज डेवलप्ड एट, इसका आंसर हो जाएगा गया। अगर आप एग्जैक्ट मुझसे लोकेशन पूछेंगे तो उस जगह का नाम है डोभी। पर अब प्रश्न उठेगा कि वाई इज दिस, कितना एक है? 3000 हेक्टेयर ऑफ लैंड हम लोग लिए हैं। कुछ कुछ किताब बोलेगा 1600, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है। पर टोटल आप देखिएगा उसको ग्रीन लैंड मतलब ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सब मिला के 3000 एकड़ के आसपास हम लोगों ने लैंड लिया है। पहला प्रश्न उठता है कि वाई डोभी हैज़ बीन सेलेक्टेड। इफ़ यू सी द मैप ऑफ द बिहार यू विल फाइंड दैट द गया फॉल्स इन द साउथ बिहार रीजन। और गया के नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा मिनरल बेल्ट ऑफ द झारखंड है। तो पहला, प्रॉक्सिमिटी टू द मिनरल बेल्ट, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगा, इसलिए उसको हमने चुना है इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में। दूसरा, गया के पास आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छा है, बोध गया के चलते आप देखेंगे कि वहाँ पर एयरपोर्ट है। तीसरी बात, अभी बिहार के उद्योग मंत्री कौन हैं? सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं? किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं जीतते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। और अभी ये गया के प्रभारी मंत्री हैं। अगर प्रभारी मंत्री हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जिस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री हैं उसका पहले वो विकास करेंगे, पहले घर में दिया जलाएंगे, फिर पूरे बिहार में दिया जलाएंगे, इसलिए उन्होंने गया को चुना है। देयर आर मेनी अदर रीजन्स ऑल्सो, दीज आर द फ्यू रीजन्स विच आई कॉम्प्रीहेंडेड। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है पर ज़रूरी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। पहले आप अटेम्प्ट लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च करके बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप डिफीट करेंगे अपने आप को, है ना। पहले आप गलत कर दीजिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट गलत किया करिए। जब आप गलत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू फ्रेश टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।